अब हम लोग बात करेंगे अंत में सारांश में। तो देखिए सारांश में क्या दी हुई है। लिखा हुआ है कि आजकल हम गंभीर आर्थिक समस्याओं जैसे मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढे जा सके। देखिए यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि गंभीर जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे कि मूल्य वृद्धि की समस्या, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी की समस्या, निर्धनता की समस्या, इन सभी के विश्लेषण में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है ताकि इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके, इनके समस्याओं का हल के उपाय ढूंढे जा सके। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक समस्याओं के समाधान में इन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा कि आर्थिक समस्याओं के समाधान में सांख्यिकी का प्रयोग तो होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नीतियां बनी है उन उन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन भी इसी से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग करके निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए परिवार नियोजन की नीतियां प्रभावी है या नहीं, इसका पता सरलता से लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है कि सांख्यिकीय जो तकनीक है इसका प्रयोग करके निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रोक लगाने के लिए जो परिवार नियोजन की जो नीतियां बनी है तो वो प्रभावी है या नहीं है, इसका आसानी से सरलता से पता लगाया जा सकता है। आर्थिक नीतियों के निर्णय की प्रक्रिया में सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ बताना चाह रहा है कि जो आर्थिक नीतियों के जो निर्णय की प्रक्रिया है उसमें सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में विश्व भर में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण यह निर्णय करना आवश्यक हो सकता है कि वर्ष 2010 में भारत को कितना तेल आयात करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ बता रहा है कि वर्तमान समय में जो विश्व भर में जो तेल की कीमत में जो वृद्धि हो रही है तो तेल की बढ़ती कीमतों के कारण यह निर्णय करना आवश्यक हो सकता है कि वर्ष 2010 में भारत को कितना तेल आयात करना चाहिए। तेल के आयात का निर्णय प्रत्याशित घरेलू तेल उत्पादन तथा वर्ष 2010 में तेल की संभावित मांग पर निर्भर होगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखा है कि तेल के आयात का निर्णय कि कितना तेल आयात होनी चाहिए, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसे यहाँ बताया गया है प्रत्याशित घरेलू तेल उत्पादन और दूसरा वर्ष 2010 में तेल की संभावित मांग पर। सांख्यिकी के प्रयोग के बिना यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि वर्ष 2010 में तेल का प्रत्याशित घरेलू उत्पादन तथा तेल की संभावित मांग क्या होगी। देखिए बिना सांख्यिकी के सहायता से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि 2010 में तेल का प्रत्याशित घरेलू उत्पादन मतलब एक्सपेक्टेड कितना घरेलू उत्पादन होगा तथा तेल की संभावित मांग क्या होगी। इसलिए तेल के आयात का निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक हमें तेल की वास्तविक आवश्यकता की जानकारी ना हो। तेल के आयात के विषय में निर्णय की दृष्टि से तेल के आयात के विषय में
निर्णय की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जानकारी केवल सांख्यिकी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए, सांख्यिकी के द्वारा ही हमें ये जानकारी प्राप्त हो सकती है कि तेल के आयात कितना होना चाहिए। तो तेल का आयात कितना हो, तो इस चीज़ की भी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी? सांख्यिकी के द्वारा ही। जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई भी आर्थिक जो नीतियों का जो निर्णय लिया जाता है तो उनमें भी सांख्यिकी का प्रयोग होता है। अब हम लोग यहाँ सांख्यिकी से संबंधित एक रोचक बात सीखेंगे। तो देखिए कैसे सीखेंगे, तो वहाँ लिखा हुआ है सांख्यिकीय विधियाँ सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। मतलब यह बताना चाह रहा है कि सांख्यिकीय विद्या का प्रयोग हम सामान्य बुद्धि में प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहा है, पर कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि सांख्यिकीय विधियाँ जो होती है वो सामान्य बुद्धि में प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए, सांख्यिकी का उपहास करने के लिए एक रोचक कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर देखिए सांख्यिकी का एक मजाक उड़ाया जाएगा जिसे एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार 4 व्यक्तियों का एक परिवार नदी पार करने निकले। देखिए, एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं और वो नदी को पार करने वाले हैं। तो उस परिवार में देखिए 4 सदस्य में देखिए पति पत्नी 2 हुए और उनके 2 बच्चे, तो 4 सदस्य हो गए। पिता को नदी की औसत गहराई जानकारी थी। देखिए, इस परिवार के जो सदस्य में जो पिता है उनको नदी की औसत गहराई पता थी। देखिए, नदी तो सभी जगह एक समान गहराई नहीं होगा, कहीं पर ज़्यादा गहराई होगा, कहीं पर कम गहराई होगा, मगर उनकी जो औसत गहराई है पिता को पता थी। अतः उसने परिवार के सदस्यों के औसत कद का हिसाब लगाया। तब पिता ने क्या किया कि उनके जो चारों सदस्य हैं परिवार के, उनके सभी के कद को लेके उन्होंने औसत निकाला। यानी कह सकते हैं चारों सदस्यों के कद का औसत निकाला। जो औसत निकालना कहीं ना कहीं सांख्यिकीय विधि है, तो बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग किया औसत निकालने के लिए, और उन्होंने अपने चारों सदस्यों के कद का औसत निकाला। तो उसने क्या पाया? उसने देखिए क्या पाता है, चूंकि परिवार के सदस्य का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था, तो जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो पाया कि चारों सदस्यों के कद का जो औसत निकाला नदी के औसत गहराई से अधिक था। तो पिता ने सोचा कि हम लोग सुरक्षित पार हो जाएंगे क्योंकि हम लोग की औसत कद नदी के औसत गहराई से ज़्यादा है। इसलिए उसने सोचा कि वे सभी सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप नदी पार करते समय परिवार के कुछ सदस्य पानी में डूब गए, यानी जो बच्चे थे वो पानी में डूब गए। अब मैं यहाँ आप लोगों से प्रश्न करना चाहूँगा जो कि इस किताब में दी हुई है। तो देखिए, क्या यह दोष यहाँ पर जो उस व्यक्ति के द्वारा जो दोष देखने को मिला, तो क्या यह दोष औसत के परिकलन की सांख्यिकीय विधि का है अथवा औसत के दुरुपयोग का? तो ये प्रश्न आप सोचिए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए अपने आप से कि इसमें क्या सही होना चाहिए।